मैं एजाज के घर से निकल आया था। मैं पुलिस के आने से पहले वहां से दूर निकल जाना चाहता था। गली के नुक्कड़ पर एक और नौजवान खड़ा था। उसने हैरत से मुझे घूर कर देखा तो मैं उलझ कर रह गया। उसका अंदाज मुझे कुछ मुश्तबा लगा। वो जिस अंदाज में एजाज के गेट पर नजरें जमाए खड़ा था वो भी कुछ अजीब सा था। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये भी उन लोगों का साथी है। वो एक मर्तबा फिर इस्तराब के आलम में एजाज के गेट की तरफ देखने लगा। मैं चलते चलते ठिठक गया। फिर अचानक उससे बोला, माचिस होगी आपके पास? उसने सर्द लहजे में कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। फिर वो एजाज के गेट की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने धीमे लहजे में कहा, सुनो, इस मकान में मौजूद 4 लड़कों को पकड़ लिया गया है। उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। उसने बेयकीनी से मुझे देखा। बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उनको पकड़ लिया गया है? और ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मैंने कहा, मैं वहाँ इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। उनमें से एक ने बताया था कि हमारा एक साथी गली के नुक्कड़ पर भी खड़ा है। पुलिस से बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। मेरी बात सुनते ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं भी यही चाहता था कि वो वहाँ से टल जाए। मुझे वहाँ से निकलते देखकर उसे खतरे का एहसास हो गया था। मुमकिन था कि वो भी दरियाफ्ते हाल के लिए वहाँ चला जाता और एजाज के लिए कोई परेशानी खड़ी कर देता। पुलिस का क्या भरोसा कि वो कब तक वहाँ पहुँचती। उसके जाने के बाद मैं भी तेजी से मेन रोड की तरफ बढ़ गया। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। उस दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही थी और सूरज की किरणों में भी ज्यादा हरारत महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसी दिन कराची से निकल जाना चाहता था, मगर अखबार में आया था कि पुलिस ने कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। मुझे पुलिस से इस मुस्तैदी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। गैर मुल्की एजेंट साबित होने के बाद तो पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां भी मेरी तलाश में होंगी। ये सोचकर मैंने फौरी तौर पर कराची से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मगर सवाल फिर वही था कि अब मैं कहाँ जाऊं। इतने बड़े शहर में मुझे सर छुपाने को ठिकाना नहीं मिल रहा था। अगर मामला सिर्फ पुलिस या खुफिया एजेंसियों का होता तो मैं बिल्कुल परेशान न होता, मगर बॉस भी मेरे खून का प्यासा हो रहा था। उसकी तरफ से मुझे ज्यादा खतरा था। वो मेरे तमाम खुफिया ठिकानों से वाकिफ था। असल खतरा तो मुझे उसी की तरफ से था। मैं एक मर्तबा फिर जहन पर जोर डालने लगा कि ऐसी कौन सी जगह हो जहां बॉस के आदमी ना पहुंच सकें। अचानक मुझे कदीर का ख्याल आया। कदीर बहुत मामूली सा बदमाश था। वो महमूदाबाद में रहता था और जुए का एक छोटा सा अड्डा चलाता था। मैं छोटे मोटे मामलात में उससे काम लेता रहता था, मगर वो बॉस की नज़रों में नहीं आया था। उसका ख्याल आया तो मैंने उसी के पास जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त वही मेरी मदद कर सकता था। मैंने टैक्सी मेन रोड पर छोड़ दी और कदीर के मकान की तरफ पैदल ही चल दिया। मुझे उम्मीद थी कि कदीर इस वक्त घर पर ही होगा। जुए के अड्डे पे तो वो रात को बैठता था। कदीर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी तो 12-13 बरस की एक लड़की बाहर निकली। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने पूछा, कदीर है? लड़की बगैर कुछ कहे घर में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। चंद मिनट के बाद कदीर घर से निकला। उसने मैली सी एक धोती बांध रखी थी। ऊपरी जिस्म बरहना था। उसका जिस्म खूब गठा हुआ था और उस पे रीछ की तरह घने बाल थे। मुझे देखकर उसने हैरत से पलकें झपकाईं। फिर बोला, कामरान साहब आप? मैंने जवाब में कहा, हाँ कदीर, मैं इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। और उसने मेरी बात काट दी। बोला, मैं जानता हूँ। मैंने चौंक कर कहा, तुम जानते हो? वो बोला, अखबार तो मैं पढ़ ही लेता हूँ कामरान साहब, मगर आप फिक्र मत करें। आपने कदीर पर भरोसा किया है तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। उसने सीने पर हाथ मार कर कहा, बस मैं अभी आया। यह कहकर वो अंदर चला गया। चंद मिनट के बाद वो बाहर निकला तो बदले हुए हुलिये में था। अब उसके जिस्म पर साफ सुथरा शलवार सूट था, पैरों में पिशावरी चप्पल थे और बाल सलीके से जमे हुए थे। उसने मुझसे कहा, आइए मेरे साथ। मैं उसके साथ चल दिया। वो गली से निकलकर मेन रोड पर आया। मेरा ख्याल था कि वो रिक्शा या टैक्सी पकड़ेगा, मगर वो पैदल ही चलता रहा। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो चलते चलते खुद ही बोला, मैं आपको अपनी बहन के घर ले जा रहा हूँ। वहाँ आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं आपको अपने घर में भी ठहरा सकता था, मगर आजकल पंजाब से मेरी बड़ी साली आई हुई है। मैंने कहा, वहाँ तो तुम्हारा बहनोई भी होगा। वो बोला, उसकी आप फिक्र मत करें, बहुत नेक आदमी है। उनसे मैं यही कहूँगा कि कामरान साहब लाहौर से आए हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं। फिर वो राजदाराना लहजे में बोला, सरवर को मेरे धंधे का कुछ पता नहीं है। वो यही समझता है कि मैं कमीशन पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। आप भी उसे मेरे धंधे के मुतल्लिक मत बताइएगा। मैंने कहा, यार जब तुमने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊंगा। फिर मैंने चौंक कर कहा, मगर अखबार तो वो भी पढ़ता होगा, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? कदीर बोला, वो आपको नहीं पहचान सकता। अखबार में आपकी बहुत पुरानी तस्वीर लगी है। उस जमाने में आप मूछें साफ करते थे, अब तो आपके चेहरे पर घनी मूछें हैं। तस्वीर से सिर्फ वही लोग आपको पहचान सकते हैं जो आपको पहले से जानते हों। एहतियातन मैं आपका नाम उसे नहीं बताऊंगा, कोई भी नाम उसे बता दीजिएगा।
मैंने कहा, सोच लो कदीर, बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। कदीर ने हंसकर कहा, कुछ नहीं होगा, आप 2-1 दिन यहाँ रहें, फिर मैं किसी और जगह आपका बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने कुछ सोचकर जेब से 2000 रुपए निकाले और कदीर से कहा, ये मेरी तरफ से अपनी बहन को दे देना, मेरी वजह से उन पर बोझ ना पड़े। कदीर ने बुरा मानकर कहा, मुझे जूते मार लें कामरान साहब, मगर यूं जलील मत करें। मैं अभी इतना गया गुजरा नहीं हूं कि मेहमानों से मुआवजा वसूल करता रहूं। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझो कदीर, मैं तो। कदीर ने कहा, नहीं कामरान साहब, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं सुनूंगा। मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी बहन पर बोझ बने, मैं उसे खुद पैसे दे दूंगा। मैं खामोश हो गया। इस दौरान में हम मतलूबा मकान तक पहुंच चुके थे। कदीर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी औरत ने पूछा, कौन है? कदीर ने बुलंद आवाज में कहा, मैं हूं कदीर। फौरन ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली 17-18 साल की लड़की थी। कदीर की तरह वो भी सांवली थी, मगर उसके चेहरे में बला की कशिश थी। अगर उसके जिस्म पर जदीद वज़ा के कपड़े होते तो वो मजीद खूबसूरत लगती। उसने बहुत अदा से पलकें झपका कर मुझे देखा, फिर कदीर से बोली, आओ भैया अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? कदीर ने हंस कर कहा, तू रास्ता देगी तो अंदर आएंगे ना। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, आओ यार तुम भी अंदर आ जाओ। फिर वो लड़की से बोला, जीनत, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त का कमाल हैं। वो कामरान कहते कहते रुक गया। फिर बोला, सरवर कहाँ है? वो बोली, वो नहा रहे हैं, बस अभी अभी ड्यूटी से आए हैं। उसने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया, फिर उसने हमें एक कमरे में बिठा दिया। उस कमरे में एक सोफा सेट, 2 कुर्सियां और एक तख्त पड़ा हुआ था। खिड़कियों और दरवाजों पर रंगीन पर्दे थे। कमरे की छत झंडियों और झालरों से सजी हुई थी। झंडियों का रंग उड़ने लगा था। जीनत हमें वहां बिठाकर वापस चली गई तो कदीर हंसकर बोला, इसकी शादी को 1 साल हो गया है मगर अभी तक बचपना नहीं गया। ये बात कहकर वो खुद ही हंस दिया। मुझे तो जीनत में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई थी जिससे वो बच्ची लगती हो। अचानक पर्दा उठाकर अधेड़ उम्र का एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मुझे धचका सा लगा। कदीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, कैसे हो सरवर? फिर वो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये मेरे दोस्त कमाल हैं, लाहौर से आए हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे। मेरे घर में बड़ी आपा और उनके बच्चों की वजह से जगह नहीं है, तुम इन्हें यहीं ठहरा लो। सरवर ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और खुश दिली से बोला, ये आपका ही घर है कदीर भाई, जब तक इनका दिल चाहे यहाँ रहें, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। फिर वो मुझसे बोला, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। मुझे अभी तक हैरत हो रही थी। जीनत जैसी खूबसूरत और नौखेज लड़की कदीर ने इस बूढ़े के हवाले कर दी। सरवर ने बीवी को आवाज दी, जीनत। जीनत फौरन कमरे में आ गई। वो बोला, जरा जल्दी से बेहतरीन किस्म की दूध पत्ती बना लो और कुछ बिस्किट विस्किट भी ले आना। कदीर ने उठते हुए कहा, यार तुम कमाल साहब को चाय पिलाओ, मैं इनका सामान ले आऊं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे उसकी जहानत पर हैरत हो रही थी। अभी कुछ देर पहले मैंने सोचा था कि अगर सरवर के लिए मैं लाहौर से आया था तो मेरे साथ कपड़ों का सूटकेस भी होना चाहिए था। सरवर ने कहा, बैठें कदीर भाई, सामान कहीं भागा नहीं जा रहा, आप चाय तो पी लें। उसके इसरार पर कदीर दोबारा बैठ गया। जीनत ने खासा एहतमाम किया था। चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े थे, नमकीन बिस्किट थे और तली हुई मूंगफलियां थीं। मैंने हंसकर कहा, आपने तो बहुत ज्यादा तकलीफ की, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? उसने बहुत अदा से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तकल्लुफ कर लिया है मगर अब आप तकल्लुफ न करें। मैंने दोपहर भी खाना नहीं खाया था, इसलिए हर चीज के साथ खूब इंसाफ किया। चाय पीकर कदीर चला गया। सरवर मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा। वो सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मगर बातचीत करना सीख गया था। उसकी जबानी मुझे मालूम हुआ कि वो कदीर का दूर पार का रिश्तेदार है। एक माँ और भाई के अलावा उसका कोई नहीं था। भाई उससे बड़ा था और हैदराबाद में रहता था। उसकी माँ भी बड़े बेटे के पास रहती थी, कभी कभार कराची भी आ जाती थी। मैंने उसे बताया कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ और लाहौर में मेरी एक दुकान भी है। सरवर ने थोड़ी देर के बाद कहा, आप लंबा सफर करके आए हैं, मैं इसी तख्त पर आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप आराम कर लें। गुस्ल करना चाहें तो पानी गर्म करवा दूं। मैंने जल्दी से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस जरा कमर सीधी कर लूं। सरवर कमरे से चला गया। थोड़ी देर के बाद जीनत एक लिहाफ, गद्दा और तकिया लेकर आ गई। उसने तख्त पर बिस्तर लगाया, साफ सुथरी चादर बिछाई, तकिया रखा और चली गई। मुझे कोई ऐसी खास थकन तो नहीं थी मगर लेटना पड़ा। चादर और तकिए के गिलाफ में से फिनाइल की बू आ रही थी। शायद ये दोनों चीजें जीनत ने बक्स में से निकाली थी। लिहाफ में चंबेली के तेल और सेंट की मिलीजुली महक थी। मुझे इस किस्म की खुशबू से एलर्जी थी। मैंने लिहाफ सिर्फ पैरों पर डाल लिया और आंखें मूंद कर लेट गया। फिर यूं ही लेटे लेटे न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो मुझे कदीर और सरवर नजर आए। वो दोनों सोफों पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। सरवर ने हंसकर कहा, वाह कमाल साहब,
आप तो खूब सोए, लगता है सफर बहुत बेआरामी में गुजरा है। मैंने चौंक कर कहा, क्यों, क्या टाइम हुआ है? फिर अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली, रात के 9:30 बज रहे थे। कदीर बोला, यार मैं तुम्हारा सूटकेस ले आया हूँ। ले तो मैं उसी वक्त आता, मगर यहाँ से निकला तो एक दोस्त मिल गया। उसके भाई का किसी से झगड़ा हो गया था, पुलिस ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। उसी को छुड़वाने में इतनी देर लग गई। पुलिस से कुछ सलाम दुआ है अपनी। वो मुझे आंख मार कर मुस्कुराया। सर्वर ने उठते हुए कहा, आप हाथ धो लें, मैं खाना लेकर आता हूँ। उसका बाथरूम साफ सुथरा था। मैंने हाथ मुंह धोया और वापस कमरे में आ गया। कदीर उस वक्त कमरे में अकेला था। मुझे देखकर सरगोशी में बोला, सूटकेस में 3 शलवार सूट हैं, एक तौलिया है, शेव का सामान है, टूथपेस्ट और ब्रश है, एक चप्पल है, साबुन है और सिगरेट के पैकेट। फिर वो माजरत करता हुआ बोला, माफ कीजिएगा कामरान साहब, इन लोगों के सामने मैं आपसे बेतकल्लुफ होकर बात करता हूँ। मैंने कहा, यार अब ये तकल्लुफ नहीं चलेगा, दोस्तों से तकल्लुफ कैसा? उसने जेब से चाबी निकाल कर मेरे हवाले की, बोला, ये सूटकेस की चाबी है। मैंने सूटकेस खोलकर एक शलवार सूट निकाल लिया, चप्पल और सिगरेट का एक पैकेट भी निकाला और सिगरेट सुलगा कर गहरे गहरे कस लिए। मुझे सिगरेट की तलब तो हुई थी, मगर ये सोचकर मैंने नहीं खरीदी कि अगर इस बहाने सिगरेट छूट जाए तो अच्छा है। सिगरेट के पैकेट को देखकर मैं खुद को न रोक सका। कदीर कमरे से बाहर चला गया था ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। मैंने कुर्ता शलवार पहनकर ऊपर से फिर जैकेट पहन ली, क्योंकि मशीन पिस्टल को मैं जैकेट की खुसूसी अंदरूनी जेब में ही छुपा सकता था। रात के खाने पर भी जीनत ने खासा तकल्लुफ कर लिया था। खाना इतना लजीज था कि भूख न होने के बावजूद मैंने खासा खा लिया। खाने के बाद कदीर मजीद 1 घंटा बैठा रहा, फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सर्वर भी सोने के लिए चला गया था, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं दिन में खूब सो लिया था, इसलिए नींद आ भी नहीं सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत देर तक आंखें मूंदे पड़ा रहा, मगर नींद ना आई। मैंने घड़ी देखी, उसमें सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने सिगरेट होंठों से लगाई और सुलगाने ही वाला था कि मुझे बाहर सहन में आहट सी महसूस हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। कोई दबे कदमों सहन में चल रहा था। मैंने जैकेट उतार कर बिस्तर पर एक तरफ रख दी। मैंने अंधेरे में टटोल कर जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और बहुत एहतियात से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बहुत आहिस्तगी से मैंने दरवाजा खोला और मोहतात अंदाज में बाहर देखा। सहन में कोई नहीं था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे कुछ नजर ना आया। मैंने सोचा कि शायद कोई गली में से गुजरा होगा। वो मकान भी तो छोटे छोटे थे। कोई गली में बोलता तो ऐसा लगता जैसे बोलने वाला घर के अंदर हो। कदमों की आहट को मैं अपना वहम समझकर पलटा ही था कि मेरे कानों में दबी दबी हंसी की आवाज आई। मैं जाते जाते रुक गया और पर्दे को खफीफ सा हटाकर फिर बाहर झांका। इस मर्तबा मुझे सहन में 2 हजूले नजर आए। उनमें से एक को तो मैं चाल से पहचान गया, वो जीनत थी। दूसरा कोई मर्द था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो निकलते हुए कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। दाखिली दरवाजा मेरे कमरे के नजदीक था, इसलिए वो दोनों मेरे बिल्कुल नजदीक से गुजरकर दरवाजे तक जा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि आवाज देकर उन्हें रोक लूं, फिर ख्याल आया कि मुझे क्या जरूरत है, न जाने वो क्या चक्कर था। कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो ये ठिकाना भी मेरे हाथ से जाता। दरवाजे के पास पहुंचकर मर्द सरगोशी में बोला, जीनू, आज तो आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कल ज्यादा नखरे मत करना। बाहर का दरवाजा कमरे के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक था। फिर रात का सन्नाटा था, इसलिए उनकी सरगोशियां भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जीनत जल्दी से बोली, नहीं नहीं, कल मत आना। मैंने तुम्हें बताया तो है कि हमारे घर में एक मेहमान भी ठहरा हुआ है। बुढ़ा तो खैर घोड़े बेचकर सोता है, मगर मेहमान उठ गया तो क्या सोचेगा। जब तक वो यहाँ है तुम मत आना। मर्द ने भिन्ना कर कहा, कब जाएगा वो हरामजादा? वो बोली, मैं क्या जानूं कब जाएगा। फिर वो कुछ सोच कर बोली, ऐसा करो रहीम, तुम 3 दिन के बाद आना। अगर मेहमान मौजूद हुआ तो वापस चले जाना, वरना। वो दोनों दबी दबी आवाज में हंसने लगे। फिर जीनत बोली, अब तुम जाओ। आहिस्तगी से दरवाजा खुलने फिर बंद होने की आवाज सुनाई दी तो मैं एहतियात से बिस्तर पर लेट गया और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रख दी। सहन में कदमों की चाप उभरी जो मेरे कमरे के पास आकर रुक गई। फिर पर्दा सरसराया। जीनत शायद मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, मगर वो कमरे में नहीं आई। कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा भेड़ कर चली गई। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। जीनत चोरी छुपे किसी लड़के से मिलती थी। जाहिर है उस बूढ़े से शादी के बाद यही कुछ हो सकता था। कदीर ने उस पर जुल्म किया था। फिर मैंने सोचा कि इसमें सर्वर का क्या कसूर था। जीनत को उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था, मगर बाहर गली में खूब चहल पहल थी। बच्चों का शोर था। मैंने कलाई की घड़ी पर नजर डाली, 11 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला। बाहर सहन में धूप फैली हुई थी।
थोड़ी देर के बाद जीनत कमरे में दाखिल हुई और शोख अंदाज में बोली, आप उठ गए? मुझे अचानक रात का वाकया याद आ गया। मैंने खुश्क लहजे में पूछा, सरवर भाई कहाँ हैं? वो बोली, वो तो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भैया भी आए थे, मगर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि आप सो रहे हैं तो वो वापस चले गए। कह रहे थे कि अब 2 बजे आऊँगा। फिर वो आंखें मटका कर बोली, आप जल्दी से नहा लें, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने सूटकेस से टूथब्रश, पेस्ट, शेविंग बक्स और तौलिया निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर मैं कमरे में पहुंचा तो जीनत नाश्ता ले आई। नाश्ते में भी पराठे और अंडे थे, मक्खन था, हलवा था। मैंने कहा, जीनत आइंदा मुझे इतना भारी नाश्ता मत देना, मैं नाश्ते में सिर्फ 2 स्लाइस और एक उबला हुआ अंडा खाता हूँ। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली, अभी ले आऊं स्लाइस और उबला हुआ अंडा? अगर रात उसे मैं रहीम के साथ देख न चुका होता तो वाकई उसे मासूम समझता। मैंने हंसकर कहा, नहीं इस वक्त तो यही रहने दो। नाश्ते के बाद मैं चाय पी रहा था कि वो फिर आ गई। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर बोली, आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा, मैं लाहौर में गारमेंट्स का कारोबार करता हूँ। वो बोली, आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और शरीफ लगते हैं। गोया वो जानती थी कि कदीर किस किस्म का आदमी है। फिर वो हंसकर बोली, भैया से दोस्ती कैसे हो गई? वो तो उम्र में भी आपसे काफ़ी बड़े हैं। मैंने कहा, दोस्ती में तालीम और उम्र कब देखी जाती है? मैं कहने वाला था कि उम्र में तो सरवर भी तुमसे बहुत बड़ा है, मगर मैं कहते कहते रुक गया। फिर कहा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, फिर कदीर की बहन क्यों हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है। मैट्रिक भी भला कोई तालीम है? फिर वो अफसुर्दगी से बोली, मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी मगर भैया ने पढ़ने ही न दिया। उनका ख्याल था कि लड़कियां कॉलेज जाकर खराब हो जाती हैं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, उस बेचारे को क्या मालूम कि खराब होने वाली शादी के बाद भी खराब हो जाती हैं। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां थीं। मुझे उसके साथी मामलात में बोलने का कोई हक नहीं था। फिर वो मेरी मेजबान थी। मैंने बात बनाने को कहा, मेरा मतलब ये है कि लड़की अगर बुराई करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो घराने बहुत दौलतमंद और बड़े हैं, उनकी बेटियां तो शौहरों के होते हुए भी दूसरों से इश्क करती हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। फिर वो कुछ सोचकर बोली, कदीर भैया आपके कैसे दोस्त हैं? मैं मुस्कुराकर बोला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो हैरत भरे अंदाज में बोली, अच्छा। फिर वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा, क्या बात है जीनत, तुम कुछ परेशान हो? वो चौंक कर बोली, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि आप खतरे में हैं। मैं उछल कर खड़ा हो गया। कहा, क्या मतलब, कैसा खतरा? वो बोली, अभी कदीर भैया आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं और जब तक वो आ ना जाएं उस वक्त तक न खोलूं। मैं उलझ कर बोला, क्यों? वो बोली, उन्होंने कहा था कि ये शख्स सोने की चिड़िया है, इसके जरिए मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने फुर्ती से जैकेट पहनी और अपने उतारे हुए कपड़ों की जेबें खाली करके उनकी चीजें अपनी जेबों में मुंतकिल कर लीं। फिर कुछ सोचकर मैंने जीन्स, शर्ट और जॉगर्स तौलिए में लपेट कर उनकी पोटली सी बना ली। सिगरेट के 2 पैकेट भी अपनी जेबों में ठूसे और रवानगी को तैयार हो गया। मुझे रह रह कर कदीर पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। छुप कर वार करने वालों से मुझे अजली बैर था। मैंने जीनत के सर पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं जिंदा रहा जीनत तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। वो जज्बाती होते हुए बोली, बदला चुकाना ही चाहते हो तो उस बेगैरत कदीर को खत्म कर दो जिसने मेरी जिंदगी का हर सुख छीन लिया। महज चंद 1000 रुपए के इवज मुझे इस बूढ़े के हाथ बेच दिया। गोया कदीर ने बहन का भी सौदा किया था। जो शख्स पैसों के लिए बहन को दाव पर लगा दे वो मेरा खैर खा कैसे हो सकता था। मैंने बाहर निकलना चाहा तो जीनत बोली, ठहरें, पहले मैं बाहर का जायजा ले लूं। उसने बाहर का दरवाजा खोला, फिर उछल कर पीछे आ गिरी। खुले दरवाजे में कदीर खड़ा था।